जैसे मेरे दोस्त भी या बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर इसलिए जाना चाहते हैं जिससे वो भ्रष्टाचार कर सके कि दहेज हम लेंगे। तो आप ये बताइए फिर बच्चों को आप क्या शिक्षा आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आपसे मुंह से गाली निकल से ऐसा लग रहा है कि इस संसार में मेरा तो कोई है ही नहीं। तो कम से कम एक सिर पर हाथ रखने वाला कोई तो होना चाहिए जो ये बोले बेटा मैं आपके साथ, जो ये क्यूरियोसिटी डेवलप कराई मेरे भीतर। हाँ, वो क्यूरियोसिटी आज भी कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में बहुत बेहतर करने का प्रयास करती है। राजनीति केवल ये नहीं है कि आपने वोट डाल दिया बस काम खत्म हो गया। राजनीति आपको गहराई से जानने की जरूरत है। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपने जीवन की दुर्गति एक प्रकार से कर भी रहे हमको हैं। समझने की जरूरत है कि वॉट एवर आई एम कंज्यूमिंग इट इज राइट और रॉन्ग। जो कुछ भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ये सही है गलत है। साहिब बंदगी, राम राम सभी को, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ में मेरे मित्र कर्ण की तरह मेरे साथ रहने वाले, एक दुर्योधन के साथ में रहने वाले, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा जो गलत चीज़ें हैं उससे मुझे रोका और मेरे जीवन पर काफ़ी प्रभाव जो पड़ा है वो इन्हीं से पड़ा है। तो आज हमारा द्वितीय वार्तालाप है। हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका कैसे जीवन बचपन से अभी तक किस स्थिति से गुजरा और कैसे कैसे ये आगे बढ़ते गए और अभी तक ये कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम सिद्धांत ओझा है और वर्तमान में मैं एक अध्यापक हूं। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं मित्र हूं सर का, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया बोलने का। अरे ऐसे तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो बचपन है वो गोहा चौराहे पर ही बीता, जो गोहा चौराहे भिंड जिले में है, मध्य प्रदेश। और मैंने बचपन में 10 स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 5वीं से मैं सारपेज स्कूल में चला गया। सारपेज स्कूल ऐसा माना जाता है कि गोहद का सबसे बेस्ट स्कूल है और कक्षा 5वीं से 12वीं तक मैंने सारपेज स्कूल में ही पढ़ाई की जी। सनग्लो स्कूल में नर्सरी से तीसरी कक्षा तक पढ़ा और चौथी कक्षा मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ी। सनग्लो स्कूल से ही मुझे कुछ बेहतर करने का अंदर से जुनून आया, कुछ नया सीखने का जुनून आया। बेसिकली उसमें एक टीचर थे मुकेश सर, उन्होंने सर मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। नहीं, वास्तव में हाँ, मैं भी उनका ही छात्र रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत अच्छे सर हैं। आज भी मैं देखता हूँ सनग्लो स्कूल के जितने भी छात्र जो सीरियस छात्र थे आज वो कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हैं। और मैं सर आपको बताना चाहता हूँ मैं जल्दी भारत सरकार का हिस्सा बनने वाला हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं, ईश्वर को लेकर के बहुत चिंता मनन जो है किया जाता है हमारे बुजुर्गों द्वारा, जो आध्यात्मिक से जुड़े हैं उनके द्वारा। तो मेरा मानना ये है कि सर आप ईश्वर के बारे में क्या समझते हैं, क्या आपकी सोच है, उस कुछ हमारा और हमारे दर्शकों का अगर ज्ञान बढ़ा सकें ईश्वर के प्रति तो आप बताइए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर एक माध्यम है, जैसे अपने माता पिता हैं। हाँ, ईश्वर वो माध्यम है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत अकेला फील कर रहा है जी, या उसे ऐसा लग रहा है कि इस संसार में मेरा तो कोई है ही नहीं, तो कम से कम एक सिर पर हाथ रखने वाला कोई तो होना चाहिए जो ये बोले बेटा मैं आपके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं ईश्वर अपने अपने लिए माता पिता की तरह वर्क करते हैं। जैसे अगर दुर्भाग्य से किसी के माता पिता नहीं रहे, हाँ, तो एक ऐसा इंसान जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर सकता है, आपके अंदर वो फीलिंग आ सकती है कि हाँ मेरे साथ कोई तो खड़ा है, तो वो ईश्वर है। मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सही। और ईश्वर को केवल मंदिरों तक, मस्जिदों तक या फिर गुरुद्वारे या जो क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं केवल वहां तक सीमित नहीं। ईश्वर अपने भीतर ही है। हाँ, बस अपन को जरूरत क्या है, उसे जानने की जरूरत है। और यही कारण रहा कि बुद्ध भगवान ने इतनी जो आलीशान उनका जो जीवन था उसे छोड़ के खुद को जानने का प्रयास किया। तब उन्होंने पाया कि जो भी चीजें हैं वो तो अपने भीतर है। तभी उन्होंने वो स्टेटमेंट बोली अप दीपो भव, यानी सारा सब कुछ तो अपने भीतर है, बस अपन को जानने की जरूरत है। बहुत सही। तो मेरा मानना है कि ईश्वर निराकार है। जरूरत है कि अपन उसे धीरे धीरे जाने और उनके उसके रास्ते पर चलें। और ये एक ऐसी चीज है, ये ना तो पढ़ के समझ में आएगी, ना आप किसी से ज्ञान ले रहे हो तो समझ में आएगी। आपको स्वतः ही इसको महसूस करना पड़ेगा और ये एक्सपीरियंस से ही आएगी। आपका ये विचार हमें
और हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही है, हर कण-कण में है, बस पहचानने की देर है। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से टीचर हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छा प्रभावित भी किया और उनका योगदान आपके लिए बहुत कारगर भी रहा? सर अगर आप प्राइमरी क्लास के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले जो सर हैं जिन्होंने मेरे भीतर क्यूरियोसिटी डेवलप करी तो वो मुकेश सर ही सबसे पहले। और फिर अगर आप मिडिल क्लास या उससे आगे की बात करेंगे तो उसमें फिर बहुत सारे टीचरों का योगदान है, जैसे सोनू सर, हाँ, और हमारे सार पेज के बहुत सारे टीचर्स। उसके बाद आफ्टर 12th एक अलग लेवल की क्यूरियोसिटी जो डेवलप करी वो प्रूडेंस कोचिंग के एक संस्थापक हैं जिनका नाम है, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जयदीप सिंह। उन्होंने जो इंग्लिश के प्रति जो एक क्यूरियोसिटी डेवलप कराई मेरे भीतर, वो क्यूरियोसिटी आज भी कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में बहुत बेहतर करने का प्रयास करती है। और उसके रिजल्ट भी मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट धीरे धीरे मैं कुछ नया कर पा रहा हूँ, नया सीख पा रहा हूँ, और शायद ही आपको भविष्य में कुछ बेहतर मुझसे इंग्लिश के प्रति देखने को मिले। बहुत 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 सही। आगे बढ़ते हुए हमने आपके साथ ही बचपन गुजारा है, तो हमें मालूम है आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट भी रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी रहा। मैंने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी लिया है। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं कि राजनीति जो है किस प्रकार से हमारे युवा या हमारे जो छात्र हैं या साथी हैं वो किस प्रकार अपना सकते हैं, और राजनीति में अभी क्या बेकार जो चीज़ें चल रही हैं या उसमें क्या क्या सुधार करे जा सकते हैं, उसको लेकर के बताइए जरा। सर मेरा मानना ऐसा है कि राजनीति में, जैसे आज अपन लोगों को पता है कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ी संख्या युवा ही है, और युवा ही देश को चला रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं युवाओं के विचारों से ही पूरी राजनीति प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि युवाओं का योगदान, युवाओं के विचार राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अब राजनीति के बारे में और गहराई से जानना चाहिए। वास्तव में राजनीति के लक्ष्य क्या हैं। राजनीति केवल ये नहीं है कि आपने वोट डाल दिया बस काम खत्म हो गया। राजनीति में ऐसे कौन कौन से मापदंड हैं जो एक वोट डालने वाला जो वोटर है उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाति के आधार पर ही वोट दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी पैसे वालों से इन्फ्लुएंस होकर वोट दे रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, यार मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा युवा हो जो सोशल स्टार्टअप करे, जो नई नई सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाना है ऐसी नई नई चीजों को लेके आए। जैसे मैं शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि वो इस बार लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। बहुत सारे लोग मेरे इस बात से डिसएग्री हो सकते हैं कि 1000 रुपए देके आप केवल लोगों का समर्थन चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन आप ये सोचिए कि एक गरीब औरत जिसको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो वो 1000 रुपए से क्या क्या कर सकती है। आप सोचिए इस बात को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में अगर किसी को सिलाई सीखना है तो सिलाई सीखने की जो फीस है वो 300-400 रुपए है। अब क्योंकि वो गरीब है तो वो 300-400 रुपए पे नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं 300-400 रुपए पे करके वो एक अपना ऑक्यूपेशन तो बना लेगी जी। एक आपको एक साइड बिजनेस तो मिल जाएगा। तो 1000 रुपए एक प्रकार से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1000 रुपए इतने हैं कि अगर कोई भी महिला उसके भीतर थोड़ा सा भी जुनून है कि उसे कुछ करना है तो वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान को। युवा जो आए वो योजनाएं लेकर आए जो समाज को और बेहतर बनाए, ना कि अब जैसे आपने सर देखा होगा बहुत सारे युवा, जैसे मेरे दोस्त भी, या बहुत सारे अच्छे पदों पर इसलिए जाना चाहते हैं जिससे वो भ्रष्टाचार कर सकें। आप सोचिए, जैसे आज मेरे बहुत सारे दोस्त या आसपास के लोग मैं देखता हूँ, उनका अच्छे पद पर जाने का औचित्य क्या है, मतलब क्यों जाना चाहते हो। मैंने काफी लोगों को सुना, वो कहते हैं कि एक बार बस पहुंच जाए फिर देखो कमाई होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अपन लोग पहले से गड्ढा खोदने में लगे हुए। सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन आवर थॉट्स। अगर हमारे विचार ही सही नहीं है तो एक्शन कैसे सही हो जाएंगे सर, आप बताइए। नहीं, बहुत मेरा तो ऐसा मानना है कि अपन बचपन से ही या स्कूलों में ही अपने टीचर ऐसे हों जो बच्चों में वो सारे थॉट्स डेवलप कराएं कि अपन ने सोचना कैसे है। अपने समाज की सबसे बड़ी गलती यही हो रही है, या शिक्षा पद्धति की गलती ये हो रही है कि अपन को सोचना नहीं सिखाया जा रहा है।
अपन को रटना सिखाया जा रहा है, अपन को किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सोचना क्या है, कैसे सोचना है, ये कौन बताएगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टीचर का सबसे पहला दायित्व है कि वो बच्चों को सोचना सिखाए, उनमें वो सारे डेवलप कराए कि भ्रष्टाचार सही नहीं है, ऐसे समाज के लिए सही नहीं है, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे, ऐसे वो सारी ऐसी नई नई चीजें लेके आए जिनसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से करने से जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाते हैं कहीं ना कहीं, और अमीर तो अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। टीचरों को भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इन चीजों से दूर रहें और एक देश के अच्छे नागरिक होने के साथ साथ वो अपनी सेवाएं देते रहें। सर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं इससे पहले टेस्टन पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था। उसमें एक टीचर थे, तो वो बच्चों को बताते थे कि बच्चे उनसे पूछते थे कि सर आप दहेज लोगे या नहीं लोगे। अच्छा। तो टीचर तक ये बोल रहा है कि दहेज हम लेंगे, तो आप ये बताइए फिर बच्चों को आप क्या शिक्षा दें? फिर मुझसे बच्चों ने भी पूछा कि सर आपकी क्या राय है दहेज के प्रति। मैंने बोला कि मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और उसमें दहेज प्रथा के खिलाफ चीजें पढ़ाई, दहेज एक कुप्रथा है, इसके खिलाफ चीजें पढ़ाई जाती हैं और ये वास्तव में बहुत, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल एविल। हाउ कैन आई प्रमोट सच थिंग, हाउ कैन आई फेवर सच थिंग? देन द स्टूडेंट did not believe, sir you are not right, we don't think that you will not take dowry. why? because पहले से ही उनके भीतर ये सारे थॉट्स पहले ही भर दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये तो केवल कहने की बातें होती हैं कि दहेज नहीं लोगे, सब लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर, मेरे से पहले जो टीचर पढ़ाना है उनका कितनी बेकार बात रही कि उन्होंने बच्चों के भीतर वो डेवलप कर दिया। अब वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन या थॉट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी चीज करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि थॉट्स का बहुत बड़ा खेल है जी। तो कहीं ना कहीं अपन को बचपन से ही थॉट्स पर काम करवाना है। हाँ। तो सर बहुत बहुत सही। आगे हम आपको से ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपके कोई ऐसा मित्र रहा हो या जिसने आपकी मदद की हो, आपकी हमेशा सहयोग किया हो, ऐसा कोई मित्र है? सर अभी तक तो अगर आप पूछोगे तो सबसे बड़ा योगदान आपका ही है, क्योंकि आपने मुझे, जब घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो आपने बताया कि टेस्टन पब्लिक स्कूल है, तो मेरे भीतर एक एनर्जी आई, पॉजिटिविटी आई कि हाँ यार मैं पढ़ा भी सकता हूँ। हाँ। तो फिर आपने जिस स्कूल में आप पढ़ाते थे पहले मैंने उधर पढ़ाया, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो फिर मैंने टेस्टन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं सर पढ़ाने में या मेरे खुद की माइंडसेट को बहुत बेहतर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसके लिए शायद ही मैं ये जो कर्ज होता है इसको शायद चुका पाऊँ। अरे ऐसा कुछ नहीं। टचस्टोन स्कूल मैं बताना चाहूँ कि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ और जिसमें इन्होंने पढ़ाया, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सर एक और बात है, आजकल युवा जो है सोशल मीडिया की तरफ बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और अपने जीवन की दुर्गति एक प्रकार से कर भी रहे हैं कुछ। तो उसमें क्या सोशल मीडिया खराब है या सोशल मीडिया लोगों को बेहतरीन बना भी सकती है? बिल्कुल बना सकता है सर। सर आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया क्या है या एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मेरा ऐसा मानना है इस दुनिया में कोई भी चीज ना तो पूरी खराब है ना पूरी सही है। हाँ। हर एक चीज में खराबियां हैं, जैसा बोलते हैं एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। इन द सेम मैनर कोई भी चीज है, ये अपन डिसाइड करेंगे कि अपन उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया में ही देख लीजिए आप, एक यूट्यूबर है बहुत ज्यादा फेमस जिसका नाम है कैरी मिनाटी, एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है। उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं या वो जो कंटेंट डालता है उसमें मोस्टली गालियां रहती हैं। तो आप ये देखिए सर कि अपने भारत का एक ऐसा समुदाय जो गालियां सुनना पसंद कर रहा है, आधे से ज्यादा लगभग 40 करोड़ के आसपास उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से ज्यादातर युवा हैं। तो युवा किस तरफ जा रहे हैं? तो ये युवाओं को समझने की जरूरत है कि वॉट एवर आई एम कंज्यूमिंग इट इज राइट और रॉन्ग। जो कुछ भी मैं कंज्यूम कर रहा हूं ये सही है गलत है। तो ये युवाओं को भी तो समझने की जरूरत है। मेरा मानना ये भी है कि अगर कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो आपको इंटरटेन कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट तक ही रखिए, उसको जीवन में अप्लाई ना करिए। सर आप समझे नहीं,
जीवन में जब आप कोई भी चीज, सपोज आपने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें 10 गालियां थी, अब क्या हुआ, वो 10 गालियां आपके माइंड के भीतर गई। अब अपना माइंड क्या करता है, जो भी कंटेंट अपने माइंड के भीतर अपन डालते हैं, वट एवर कंटेंट वी कंज्यूम, इट स्टोर्स इन अवर माइंड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, इट it continuously remembers you those abusive words. Then what happens, then if you consume that content on a daily basis, then that content becomes your sanskar. Becomes your sanskar. After becoming that sanskar, the habit that you taken from those words will continuously remembering your mind, yes, these are the good words, we should use these words, हमें ये सारे शब्द यूज करना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, रैंडमली आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे बोल दोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मुझसे कैसे हो गया। जैसे कभी कभी आप देखते होगे कि आपसे आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आपसे मुंह से गाली निकल गई, ये कैसे हुआ? आपने बार बार उस कंटेंट को सुना, बार बार वो आपके माइंड के भीतर घूमने के बाद अकस्मात ऐसा हुआ, सडनली ऐसा हुआ कि आपसे वो शब्द आपने बोल दिया और आपको पता ही नहीं लगा। और फिर क्या हुआ, फिर आप ये देखिए, जब आप 4 लोगों के बीच में आपने वो कंटेंट बोला तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, और जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो आपका माइंड क्या कहता है, यस, व्हाई शुड वी नॉट डू इट अगेन, अपन ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले थॉट पे ही फोकस कर लो कि मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूं, और ये सोच लो कि मैं जो कंज्यूम करूंगा उसके रिजल्ट वैसे ही होंगे। मेरा ऐसा मानना है। और सोशल मीडिया आपका जो डिसएडवांटेज है वो एक तो यही है कि कंजम्पशन का सोचो आप, और आजकल कंजम्पशन का कोई लिमिट नहीं है, शॉर्ट्स इतने चल रहे हैं, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अपन उंगलियां घुमाते स्लाइड करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, अपन को समझ में नहीं आ रहा अपन कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी अपन यूट्यूब खोलें या मोबाइल खोलें, ये सोच लें कि अपन को क्या कंज्यूम करना है, पहली प्रायोरिटी सोचें पहले कि कंज्यूम क्या करना है, और ये भी सोचें कि क्या ये अपनी हेल्थ के लिए या हमारे जीवन के लिए बेहतर है, या ये हमारे बेहतर को ये हमारी जो लाइफ है उसको डिग्रेड कर रहा है। तो ये अपन को सोचने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन आपका था एडवांटेज क्या है। एडवांटेज बहुत सारे, जैसे सपोज आई एम अ बीएड स्टूडेंट और आई एम अ टीचर। ओके, नाउ इफ आई सपोज आई एम अ बीएड स्टूडेंट, ओके, नाउ व्हाट कैन आई डू, I can make shorts of such topics which can useful for the upcoming B.Ed student. Just like there are so many theories, there are so many principles in the B.Ed curriculum which I can tell to the future student that will be very beneficial to them. बिल्कुल। सपोज एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, उसे साइंस अच्छी आती है, उसे बायोलॉजी अच्छी आती है, उसे मैथ अच्छा आता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक शॉर्ट में वो एक क्वेश्चन को समझा दे? ऐसा क्यों हो रहा है वो कच्चा बादाम पे ही नाच डांस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो बेहतर चीज है उससे आप कुछ बेहतरी के लिए शॉर्ट बना? ये सोशल मीडिया का यूज नहीं हो सकता? अच्छा, मेरा ये मानना भी है कि अगर जैसे हम नॉर्मली अगर यूट्यूब भी चला रहे हैं तो हमने ये देखा है कि हमने यूट्यूब ओपन किया, हमने देखा ऊपर की तरफ कुछ शॉर्ट्स आ रहे हैं, कुछ वीडियो अलग आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड सबकी तरफ भागता है, अरे मोदी जी दिख गए, इसमें क्या देखें, क्या बोल दिया उन्होंने, तो हर जगह भाग जाता है। इससे बचने के लिए एक ये ज़रूरी है कि हमारा पहले से ही ये तय होना चाहिए कि हमने यूट्यूब खोला तो क्यों खोला, हमें क्या सर्च करना है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जो सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जिनसे आप सीखते हैं, उन पर सब्सक्रिप्शन पर जाइए और उन्होंने कौन सा कंटेंट आज डाला है उसको चेक करिए। बिल्कुल सही सर, आपने ये जो मेथड बताया ये बिल्कुल सही। हाँ, हम लोगों को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि YouTube पे अगर जा रहे हैं तो सर्च क्या करना है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग डिसाइड करवाएं कि अपन क्या देखना है। हाँ। कहीं ना कहीं आज यही तो हो रहा है, सोशल मीडिया का यूज अपन बेहतर तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे। वो अपन को यूज कर रहे हैं, अपन उनको यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सोशल मीडिया की यही है कि अपन ने एक शॉट खोला, फिर अपन को वो लोग बार बार यूज करवा रहे हैं, नई नई चीजों को दिखा रहे हैं। अरे अपन पहले ही डिसाइड कर लें कि क्या देखना है, फिर उसको तुरंत बंद कर दें। तो यही एक मेथड हो सकता है, आप उससे बच सकते हो और बेहतर कंटेंट को देख सकते हो। इसलिए जो आपने जो इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उनको पसंद करते हैं, उन्हीं को देखिए, उनने आज क्या कंटेंट डाला। अगर आपको लगता है मेरे पास समय है, मैं सुन सकता हूँ, तो सुनिए, नहीं तो उससे बाहर जाइए। और
इसी प्रकार से जो है ना, अगर आप यूज करेंगे तो इसके लाभ भी आपको बहुत मिलेंगे, नहीं तो डिसएडवांटेज तो काफी है। काफी डिसएडवांटेज है सर, पता नहीं लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब चले गए। हाँ, समय फिर बहुत और इम्पोर्टेंट। फिर बाद में जब 3 घंटे निकल जाते हैं तब अपन को समझ आता है यार कि अपन आए किस लिए थे और अपन ने वो काम नहीं किया है अभी तक, 3 घंटे निकाल दिए। बहुत, ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा। तो सर आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जैसे अगर आप अब शादी की उम्र भी हो रही है, सही तो बात है। मेरी भी हो रही है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन सा लाइफ पार्टनर या किस प्रकार से, किस क्वालिटी का लाइफ पार्टनर आप ढूंढना चाहते हैं, तो जरा बताइए, हमको भी सहायता मिलेगी, हमारे दोस्तों को भी सहायता मिलेगी। सर क्वालिटी तो कुछ नहीं, बेसिकली जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे समाज के प्रति उसका एक जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा हेल्पफुल होना चाहिए। वो समाज को बेहतरी के लिए क्या कर सकती है, उसके कुछ विजन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के जो युवा हैं वो खुद तक ही सीमित रह गए हैं। समाज के बारे में, समाज को और बेहतर कैसे बनाना है, अगर इसके लिए अगर हम लोग मिलकर काम करें तो कितना अच्छा हो सकता है। और सर अगर मैं अब समाज के प्रति कुछ सोच रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी सोचे, तो अगर हम दोनों मिलें तो सर गाड़ी कितनी बेहतर तरीके से चल सकती है। सही है, सही और है। फिर दूसरी बात, मैं प्रायोरिटी ना रंग ना रूप ना किसी का जो कद है, इन सबको, ये मेरे लिए वो प्राथमिकताओं में से नहीं है जो और दूसरे लोगों के लिए है। मेरे लिए प्राथमिकता है कि वो सादगी झलकनी चाहिए। जैसा वो है ना, अगर देश से हो प्यार तो आंखों में झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। तो मेरी कुछ ये भावना है, और मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो भी वाइफ आए उसका भी विजन उसका राष्ट्र प्रथम पहला प्यार हो और बाकी सब दूसरे प्यार हो। काफी हेल्पफुल। तो सर अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा कैसी है, कैसा आप इस शिक्षा को देखते हैं? सर मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है, उसी से शुरू करते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से इसमें मुझे रत्ती भर मतलब कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा जिसके पास है वो शेर ही है, एक प्रकार से अपने आप में वो शेर है। बहुत सही। वो शिक्षा एक ऐसी ये एक प्रकार का अमृत है, जो पी लेगा उसे ही समझ में आएगा कि शिक्षा अमर हो जाएगा। शिक्षा वो अमर हो जाएगा, उसका हाव भाव बदल जाएगा, उसका बिहेवियर बदल जाएगा, उसका बोलने का तरीका बदल जाएगा। वो उसके जो एक बोलते हैं ना थर्ड आई, उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, उसका समाज के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं वो शिक्षा की वजह से ही हूं। और इसमें सर मेरे जो गुरु रहे, मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपने गुरुओं से सीखा, मैंने छोटे छोटे बच्चों से सीखा, मैंने अपने स्टूडेंट्स से सीखा, मैंने एक गरीब आदमी से सीखा, मैंने एक अमीर आदमी से सीखा, मैंने एक भिखारी से सीखा, मैंने हर जगह से, मैंने जहां जहां से मुझे नॉलेज मिल सका मैंने हर जगह सीखा। और पाया कि जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो केवल एकमात्र जो औजार है या हथियार है वो शिक्षा ही है। And there is a statement, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And I'm trying to do my best from my side. How can I contribute for the society? जी सर, एक सर मन में बात उठती है कि लाइफ पार्टनर तो है, उसके बाद मन में ये भी रहता है कि बेटा है, बेटी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बेटी हो, बेटा हो। तो आप कैसा मानना चाहते हैं कि बेटा या बेटी में जो संस्कार दिए जाने चाहिए बचपन से, वो किस प्रकार के होने चाहिए? मैं ऐसा मानता हूं कि पहला जो संस्कार है वो केवल रिस्पेक्ट का है। 3 शब्द होते हैं, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है संस्कार में, कि आपको सबसे पहले समाज के लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति, इन सब के प्रति लव, केयर और रिस्पेक्ट आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप इन सारी चीजों पे वर्क करोगे, और मेरा ऐसा भी मानना है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों के भीतर जो संस्कार देखना चाहता है, सबसे पहले उसके भीतर वो संस्कार होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके भीतर वो संस्कार हैं
तो बच्चों के भीतर वो संस्कार ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से, अगर आपके बॉस बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वहां काम कर रहे जो कर्मचारी हैं वो लेट आ जाएं। अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके भीतर जुनून है समाज के प्रति, तो ये सारी चीजें आपके बच्चों के प्रति ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। तो संस्कारों की बात आपने कही, तो 3 संस्कार, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। दूसरा, राष्ट्र प्रथम की भावना। राष्ट्र प्रथम की भावना, मैं चाहता हूं जैसे मेरा पूरा जीवन देश को समर्पित हो। मुझे पैसे कमाने की भावना कम रहती है, हालांकि जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो मुझे पता है कि वो अच्छा खासा टैक्स देते हैं देश के लिए, और वो भी जरूरत है। देश डेवलप कैसे होगा? हाँ, बहुत जरूरत है। लेकिन मेरा पैसा कमाना दूसरी प्रायोरिटी है, देश को बेहतर कैसे बनाना, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और विच आई वांट इन माय चिल्ड्रन एज वेल। नहीं, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भी ये सीखें। सर, अब हम अपना जो वार्तालाप है उसका समाप्ति की ओर है। जैसा कि मुझे मालूम है कि इनको गाने का काफ़ी शौक है, और इन्हें भी मालूम है कि मुझे भी है शौक। तो सर, कुछ हो जाए थोड़ा सा, एक मुझे पुराना गाना याद आ रहा है जो मैं आप सबको सुना दूं, हालांकि मैंने अपने स्कूल में भी बहुत सुनाया है। अच्छा, वो कुछ इस प्रकार है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।